हेलो दोस्तों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम क्लास 8th का आखिरी चैप्टर 5 मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स करेंगे। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इस चैप्टर में हम बेसिकली समझेंगे कि मानव संसाधन क्या होता है, जनसंख्या का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व क्या है, और जो जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और जनसंख्या पॉपुलेशन में जो चेंज होता है वो कैसे होता है, इमिग्रेशन इमिग्रेशन माइग्रेशन इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे होता है, और थोड़ा हम लोग जानेंगे जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 मानव संसाधन। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 मानव संसाधन। लोग स्वयं एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि प्रकृति हमें बहुत सारे संसाधन देती है, जैसे मान लो कोयला दे रही है, एयर दे रही है, ठीक है, जो लोगों के लिए उपयोगी है। वो मतलब वो जब लोगों के लिए उपयोगी होते हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि वो संसाधन है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग उन अनुपयोगी चीजों को भी अपनी आवश्यकता और योग्यताओं के अनुसार उसको संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं ताकि हमारे यूज में आए। ठीक है, इसीलिए मानव का जो स्किलपूर्ण होना, मानव का जो शिक्षित होना, मानव का जो हेल्दी होना और मोटिवेटेड होना ताकि वो कोई नई चीज का आविष्कार कर सके, मानव की लाइफ को उपयोगी बनाने के लिए, मानव की लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो ह्यूमन अपने आप में ही एक संसाधन है। ठीक है, जो बेसिकली एक लास्ट रिसोर्स कहा जाता है, जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो ऐसी वस्तुएं हैं जो अभी संसाधन नहीं है, जो इनका कोई मूल्य नहीं है, तो उनको मूल्यवान चीजों में परिवर्तित करने में मानव का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अन्य संसाधन की बात है, जैसे कोयला है, उसका भी वितरण पूरी पृथ्वी में समान नहीं है, उसी तरह मानव संसाधन का वितरण पूरी पृथ्वी में समान रूप नहीं है। ठीक है, अब ये मानव संसाधन बेसिकली मानव की स्किल की बात कर रहे हैं, मानव का जो शैक्षिक स्तर है उसकी बात कर रहे हैं, मानव का जो एज है, उसका जेंडर है, उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ये इसका वितरण समान रूप नहीं है। ठीक है, अगर आप अफ्रीकन पॉपुलेशन देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एजुकेशन लेवल बहुत कम है, उनका हेल्थ का स्टैंडर्ड बहुत कम है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है। ठीक है, और दूसरे कंपेयर से देशों से कंपेयर करके हमें ये समझ में आता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स की जो कंडीशन है वो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग क्षेत्रों में वो अलग है। ठीक है, उनकी संख्या भी अलग है, उनके लक्षण भी अलग अलग है। ठीक, अब क्या है कि मानव संसाधन के विकास करने के लिए, मानव संसाधन बेसिकली जैसे समझ में आ ही गया होगा, मानव संसाधन बेसिकली क्या होता है कि मानव को संसाधन की तरह क्रिएट करना, मतलब उसको ऐसे बनाना, ऐसी स्किल देना, उसको प्रोफेशनल स्किल देखना, उसको पढ़ाना, उसको हेल्दी रखना। ठीक है, ताकि उसका दिमाग पूरा परिपक्व रूप से काम कर सके और वो नई चीजों का आविष्कार कर सके। ये मतलब मानव की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का क्रिएशन करने की क्षमता एक इंसान पे पैदा कर देना, उसको बोलते हैं मानव संसाधन। ठीक है, तो उसके लिए एक योजना भी चलाई जा रही है, अभी भी चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PKVY, कौशल विकास योजना। ठीक है, ये 2015 में शुरू की गई थी। इसमें यह था कि 1 करोड़ लोगों को, भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 20 तक प्रशिक्षित करना है, ताकि वो अपना जो मौजूदा रोजगार है या अपने खुद भी रोजगार स्किल को लर्न करें, प्रशिक्षण लेके सीखें और अपना रोजगार स्वयं शुरू कर सकते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कंपनी या किसी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उनको ट्रेन किया जाना था। ठीक, अब जनसंख्या के वितरण को देखते हैं। ठीक, जनसंख्या के वितरण के मामले से हम लोगों को ये मालूम होगा कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है यूएन की, यूएन पॉपुलेशन फंड, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, कि उसकी ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट है। इसमें ये बताया गया कि इंडिया ने अभी चाइना से ऊपर
पॉपुलेशन में टॉप किया इंडिया ने। ठीक है, तो अभी अगर वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलेशन से कंट्री अगर देखा जाए रैंकिंग में, तो इंडिया सबसे नंबर वन है सबसे ऊपर, और नंबर 2 पे चाइना आता है। ठीक है, अब पॉपुलेशन का डेंसिटी देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, सेम एरिया यहाँ भी है, इसमें जैसे 2-4 लोग रह रहे हैं, इसमें इससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। इसी तरह से पृथ्वी का जो अलग अलग पृष्ठभूमि है, एक पृष्ठ भूपृष्ठ ये है, एक भूपृष्ठ ये है, तो यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन कम है। इसी तरह इसी को बोलते हैं जनसंख्या का वितरण। ठीक है, एक भूपृष्ठ पे जिस तरह से लोग फैले होते हैं उसको वितरण बोलते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। तो विश्व में जो 90% से अधिक लोग, ठीक है, 90% से अधिक पॉपुलेशन लैंड के 30% भाग में ही रहती है। ठीक है, जो पृथ्वी का जो 30% भाग है, सपोज इतना जो हिस्सा है 30%, ये 30% से ज़्यादा दिख रहा है, 30% से कम, इसी एरिया में 90% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, बाकी एरिया में क्या है, जैसे मान लो समुंदर है, ठीक है, समुंदर है, पहाड़ियाँ हैं और बर्फ के टीले हैं, वहाँ तो कोई रहेगा नहीं। रेगिस्तान भी है, वहाँ कोई रहेगा नहीं। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो रहने योग्य नहीं है। तो 30% क्षेत्र में ही केवल 90% पॉपुलेशन निवास करती है। तो इस तरह से क्या है कि वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बहुत ही असामान्य, अत्यंत असामान्य। ठीक है, कुछ क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा घने हुए हैं, जैसे गंगा का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा एरिया है, और विश्व में जो नदी घाटी एरिया है वो बहुत ज़्यादा घने भरे हैं। और बहुत सारे विरल भी हैं जहाँ पर बहुत ही कम आबादी निवास करती है, जैसे सहारा का जो एरिया है, ठीक है, रेगिस्तान मरुस्थलीय एरिया, जो पहाड़ी या कटीली एरिया है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक, जहाँ पर तापमान में बहुत हाई परिवर्तन होते हैं, असहनीय तापमान होता है, या असहनीय रूप से वो ठंडे होते हैं। ठीक, तो दक्षिण और ये कुछ एरिया बताए गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और कुछ एरिया में बताए गए हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में ये जो हमारा म्यांमार और थाईलैंड और जो वियतनाम, ये जब कंट्रीज आती हैं दक्षिण पूर्व एशिया में आती है, तो इन एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। दूसरा यूरोप है, और नॉर्थ ईस्टर्न जो अमेरिका का जो एरिया पड़ता है, जो अमेरिका का ये वाला हिस्सा पड़ता है इस एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न वाला, तो वहाँ पर भी बहुत सारे पॉपुलेशन रहती है। और जो हाई अक्षांशीय एरिया से क्या तात्पर्य है हमारा, जो ध्रुवों पे रहते हैं, तो ध्रुवों पे बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो होते हैं, जैसे सहारा हो गया, वहाँ पर कम पॉपुलेशन है, और जो उष्णकटिबंधीय एरिया में जो मरुस्थल है वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। ऊंचे पर्वतों पे भी जैसे कि क्या होता है कि पहाड़ों पर घर बनाना, वहाँ के तापमान के साथ एडजस्ट करना आसान काम नहीं होता है, तो नॉर्मल ह्यूमन निवास वहाँ नहीं करते। ठीक, विस्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी वहाँ पर बहुत ही कम, मतलब बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से जंगल भी बहुत बड़े होते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो जंतु प्रजातियाँ भी वहाँ पाई जाती हैं, तो लोग वहाँ पर कम निवास करना पसंद करते हैं। ठीक, तो विषुवत, अब देखिए ये है फैक्ट है, विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका एक बेसिक लॉजिक ये भी है कि दक्षिण अगर विषुवत वृत्त के दक्षिण भाग में देखा जाए तो दक्षिण भाग में लैंड एरिया ही बहुत कम है। ठीक है, तो जहाँ लैंड होगा रहने योग्य वहीं तो ज़्यादा निवास करेंगे। तो इस वजह से ऐसा है कि उत्तर साइड में विषुवत जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। ठीक, अब एक यहाँ पर एक और फैक्ट दिया गया है कि जो विश्व की जो थ्री, जैसे मान लो कि वो 30% एरिया में 90% पॉपुलेशन रहती है, तो उन 90% क्या 100% पॉपुलेशन का केवल 3/4 पर, ठीक है, मतलब इसका जो 75% है वो केवल 2 ही कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, 2 ही महाद्वीपों में है, एक एशिया में और अफ्रीका में। ठीक, और इसमें भी 60% लोग केवल 10 ही देशों में रहते हैं। ठीक है, 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें बहुत ही कम आबादी रहती है। ठीक, अब यहाँ पे एक जैसे बताया गया, एक मैप के माध्यम से बताया गया, यहाँ पर देखिए ये पुराना डेटा है, तो इंडिया को पीछे दिखाया गया सेकंड रैंक में, चीन नंबर 1 था, तो अभी इंडिया नंबर 1 है, चीन नंबर 2 है, बाकी ये सीक्वेंस लगभग ऐसा ही है। ठीक है, उसका यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस तरह से पॉपुलेशन का
दिखाया गया है डेटा। ठीक। अब जैसे यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से बताया गया कि विश्व के जो प्रत्येक 100 लोग हैं, इन जैसे 100 लोगों में दिखाया गया है, तो ये जो ऑरेंज कलर के हैं ये सारे लोग जो है एशिया में रहते हैं। ठीक। और ये जो गिने चुने रेड वाले हैं ये यूरोप में रहते हैं, और ये वाले यहाँ उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो केवल एक ही बंदा है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एरिया में रहता है। तो मतलब तब से ऑस्ट्रेलिया को भी एक महाद्वीपी द्वीपी कॉन्टिनेंट कहा जाता है ना, तो उस एरिया में कम कम पॉपुलेशन रहती है। ठीक। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो एक इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, पृथ्वी के जो पृष्ठ है, भूपृष्ठ पर एक इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, ये हमने एक स्क्वायर मान लिया। ठीक है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। तो इस एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन रहेगी उसको हम बोलेंगे जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जितने लोग भी यहाँ रहेंगे। ठीक। अब ये पूरे विश्व का अगर एवरेज देखें तो पूरे विश्व का एवरेज मतलब 51 लोग ही केवल ऐसे हैं जो किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के इस क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र में रहते हैं, 51 ओनली। तो ये पूरे विश्व का एवरेज है पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर। ठीक। अब इंडिया का अगर देखें तो इंडिया का कितना है, 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग वहाँ निवास करते हैं। ठीक। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया, इसके पश्चात पूर्वी एशिया, ईस्टर्न एशिया जो होता है, और दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, तो जो इंडिया और चाइना एरिया है, चाइना का क्षेत्र है, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखा जाता है। ठीक। अब जनसंख्या को, वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। ठीक। तो ये भौगोलिक कारक को हम लोग देखते हैं। पहले भौगोलिक कारक में क्या क्या है। अब जैसे स्थलाकृति की बात हो रही है, तो स्थलाकृति जैसे कि मान लो कि ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और ये हमारा मैदानी क्षेत्र है। ठीक। तो मैदानी क्षेत्र हमारा प्लेन होता है, उपजाऊ भी होता है, यहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं, यहाँ पर घर आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक। और रोड, सड़कें बनाई जा सकती हैं, रेल की पटरियाँ डाली जा सकती हैं। और यहाँ पर पहाड़ों में क्या है, घर बनाना भी दूभर है, और तापमान का भी, टेम्परेचर में वेरिएशन भी उतना मतलब सुलभ नहीं है लोगों के लिए। और यहाँ पर पटरियाँ मैदान की तुलना में लोगों को बनाना यहाँ पर कठिन है। ठीक है, तो लोग मैदानों में ज़्यादा निवास करते हैं एज कम्पेयर टू पर्वत। ठीक है, यहाँ पर खेती करने के लिए भी बहुत, क्योंकि मिट्टी की जो परत है यहाँ पर कम डेवलप होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर खेती ज़्यादा होगी, यहाँ पर पानी की फैसिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, पानी बह के नीचे ही मैदानों की तरफ आता है। ठीक है, तो स्थलाकृति भी वो मतलब फैक्टर है जो प्रभावित करती है जनसंख्या के वितरण को। ठीक। इसमें क्या है, खेती, विनिर्माण, सेवाओं, क्रियाएं, ये उपयुक्त होते हैं, जो मैदान होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, गंगा का जो मैदानी भाग है, ये विश्व के सर्वाधिक घने, ठीक है, ये विश्व में है, सर्वाधिक घने क्षेत्रों में है, बसे क्षेत्रों में। ठीक। और एंडीज, आल्पस और हिमालय जैसे पर्वत जो है वे विरल बसे हैं। ठीक। पर्वत में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब जनसंख्या को, जलवायु को देखते हैं, तो जलवायु बेसिकली क्या है कि जहाँ पर अत्यंत गर्म और अत्यंत ठंडा, ठीक है, जो चरम जिसको बोलते हैं, क्लाइमेक्स क्लाइमेट जो बोलते हैं, जिसमें मतलब मैक्सिमम जो मानव के लिए असहनीय होता है, अगर उस तरह का क्षेत्र है तो लोग वहाँ पर निवास करना कम पसंद करेंगे। जैसे कि सहारा मरुस्थल है, उसका टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, दिन में तो बहुत हाई चला जाता है और रात को बहुत ही ठंडा चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग वहाँ पर समान रूप से रहना पसंद नहीं करते। अब रूस के ध्रुवीय क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, इस वजह से लोग वहाँ नहीं रहते। कनाडा और अंटार्कटिका में भी बहुत कम लोग रहते हैं और रहने से बचते हैं। ठीक है, ये चरम जलवायु की कंडीशन के कारण ऐसा होता है। अब जैसे तीसरा भौगोलिक कारण है मृदा। अब जैसे मृदा जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, लोग वहाँ पर बसेंगे और अपना खाने के लिए कृषि करेंगे। ठीक है, खाद्य संसाधन को जनरेट करने के लिए। तो भारत में जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, चीन में होंगी और चांगजियांग, और मिस्र में नील नदी। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, तो इसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू किया। प्राचीन काल से ही लोग यहीं पे इस एरिया में सबसे ज़्यादा बसे। ठीक। जल को देखते हैं। अब जैसे मान लो कि समुद्र के किनारे या समुद्र में आपको लवणीय जल मिलता है, ठीक है, सलाइन वाटर मिलता है, नमकीन होता है, ठीक है, मानव के पीने योग्य नहीं होता। तो मानव क्या प्रयास करता है कि उसको स्वच्छ जल जो लवण
युक्त ना हो, वो उनको जहाँ भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा वो वहाँ पर बस जाएंगे। तो इसीलिए लोगों ने पहले से ही नदी घाटियों के किनारे बसना शुरू किया। तो आज भी अगर देखें तो विश्व की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो नदी घाटियों के किनारे है, ठीक है। और मरुस्थल में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। और मरुस्थल में भी जहाँ निवास ज़्यादा होता है वो मरुधन क्षेत्र होता है, जहाँ पर मरुधन में क्या होता है कि पवन जब तेज से बहती है और यहाँ से रेत उठा के दूसरी जगह ले जाती है तो यहाँ पर गड्ढा आ जाता है। और इस गड्ढे में क्या होता है कि नीचे से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिस कर यहाँ पर एक पॉन्ड सा बना देता है और यहाँ आसपास उसके कुछ फसलें या छोटी बहुत पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो लोग यहाँ पर बसना पसंद करते हैं मरुस्थलीय एरिया में, ठीक। अब खनिज खनिज भी एक भौगोलिक कारक है। जहाँ पर जैसे ज़्यादा खनिज पाए जाएंगे तो क्या होगा कि लोग वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, ठीक है। वहाँ खनन के लिए वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पर काम करेंगे, ठीक। तो वहाँ पर बसने के लिए, वहाँ काम करने के लिए लोगों का द्वारा वहाँ पर मतलब माइग्रेशन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में जो हीरे की खाने हैं या मिडिल ईस्ट में जो तेल के कुएं वगैरह हैं, तो वहाँ पर क्या है कि लोग खोज करने के लिए भी जाते हैं और वहाँ पर काम करने के लिए भी जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को वहाँ पर प्रेरित किया गया कि भाई मतलब खनिजों का निक्षेप जो है उनको प्रेरित करता है कि वहाँ पर जाकर काम करिए, वहाँ पर अर्निंग करिए, वहाँ पर बसिए, ठीक। अब सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, ठीक है। आर्थिक कारक में क्या होता है कि जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है कि रोजगार के अवसर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं, जो कम इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से हाई इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, ठीक। और लोग जापान, जैसे जापान नहीं, लोग जैसे नॉर्मली हमारा क्या कहते हैं गांव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं ताकि उनको आर्थिक फैसिलिटीज थोड़ा ज़्यादा मिले और कमाई उनकी ज़्यादा हो, जिससे वो अपना घर का रोजी रोटी चला सकें, ठीक। तो जैसे जापान में है ओसाका और भारत में मुंबई, ये दो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और ये सबसे ज़्यादा घने बसे एरिया हैं, ठीक। सांस्कृतिक कारक की बात करते हैं। सांस्कृतिक कारक में ऐसा है कि जहाँ पर पुरानी जो ऐतिहासिक संस्कृति रही है, जहाँ से मान लो कि मानव सभ्यता की शुरुआत रही है, तो वहाँ पर हमेशा से ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर धर्म और संस्कृति की बहुल्यता है वहाँ पर जनसंख्या की पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्योंकि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी का एक धर्म से, एक रिलीजन से जुड़ा होना एक आम बात है, वो तो जुड़ा ही रहेगा किसी न किसी माध्यम से। तो अभी क्या है कि बनारस जो है पुराना बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक क्षेत्र है और यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर धर्म सांस्कृतिक महत्ता है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। सामाजिक कारक क्या है कि लोग क्या है कि अच्छे निवास के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जहाँ पर दूसरे क्षेत्रों में पलायन करते हैं। बेसिकली ये एग्जाम्पल एक दिया गया है कि पूना, ठीक है। अब जैसे कि कुछ क्षेत्र से हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र में मूव करते हैं। अब इन्हीं फैक्टरों को दो तरीके से बांटा जा सकता है। एक को बोलते हैं पुश फैक्टर, एक को बोलेंगे पुल फैक्टर, ठीक है। तो पुल फैक्टर क्या होता है, खींचता है लोगों को। पुश फैक्टर लोगों को भेजता है। जैसे मान लो कि कोई क्षेत्र ऐसा है जो आपदाजन्य है, ठीक है, वहां पर रोज कुछ ना कुछ आपदा आती है तो लोग वहां पर बसना पसंद नहीं करेंगे, तो ये पुश फैक्टर का कारण पड़ जाएगा। वो उनको पुश करेगा कि मतलब उसको धक्का देगा कि उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। पुल फैक्टर क्या है कि जैसे मान लो कि दिल्ली ऐसा एरिया है जो जहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी है, जहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लोगों की जो अर्निंग है वहाँ पे अच्छी, या फिर उस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए इजी फैसिलिटीज हैं, तो लोग वहाँ की तरफ आकर्षित होंगे। लोग को वो क्षेत्र ऐसा बुला रहा है कि वहाँ पर आइए और वहाँ पर बसिए, तो ये पुल फैक्टर है, ठीक। इसी तरह जहाँ पर जैसे मान लो ग्रामीण एरिया में जाति के नाम पे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है तो लोग वहाँ से हटके दूसरी जगह पे काम करना पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये भी पुश फैक्टर हो गया, ठीक। तो इस तरह से पुश एंड पुल फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट आता है माइग्रेशन पे, ठीक है। अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जीवन प्रत्याशा होती है, उससे क्या तात्पर्य है, तो क्या होता है कि एक एवरेज जो आदमी जो है कितना साल जी सकता है, उसकी एक मतलब जीवित रहने की जितनी आशा होती है, मतलब कितना कोई नॉर्मल इंसान जी सकता है, उसके हिसाब से उसको बोला जाता है कि हम जीवन प्रत्याशा है। जैसे कि इंडिया में जो जीवन प्रत्याशा है वो नॉर्मल और देशों की तुलना में कम है, ठीक है, 68 के आसपास। और जापान में जैसे इंडिया में करीब करीब 68 है, ठीक। जापान में यही देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास पहुँचती है। वहाँ पर नॉर्मली लोग 100 साल तो जी ही जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जीवन प्रत्याशा
ज़्यादा है, मतलब लोगों की औसत उम्र है कि वो कितने साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट लिया जाता है जीवन प्रत्याशा। ठीक। अब जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, किसी निश्चित अवधि, ठीक है, जैसे मान लो कि एक एरिया है या फिर ये कोई देश है, तो इस देश में कोई निश्चित अवधि, एक मान लो कि 1 साल, तो 1 साल के दौरान किसी क्षेत्र में जो पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, संख्या में परिवर्तन आते हैं, तो या तो यहाँ से कहीं और चले गए या फिर कहीं और से यहाँ आ गए, ये दोनों फैक्टर होंगे। और या फिर यहाँ पर लोगों का जन्म ज़्यादा हो गया या फिर लोगों की डेथ ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक। ऐसा वास्तव में क्या होता है कि जो जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण मेनली ये चीज़ होती है कि जन्म, लोगों की जनसंख्या, जन्म ज़्यादा वहाँ पर हो गया है या फिर लोगों की डेथ वहाँ पर ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब थोड़ा यहाँ पे हिस्ट्री दिखाई गई है कि मानव इतिहास में कैसे था। तो सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या जो है बहुत ही धीरे धीरे बढ़ी। ठीक है, जैसे ये मैप में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर 500 ईसा पूर्व, फिर 1 AD आई 0। ठीक है, फिर यहाँ पर 1000 AD तक, फिर 1500, फिर 1600, यहाँ तक देखो कि बहुत 100 मिलियन से लेके 900 मिलियन तक ही गया। और यहाँ से 1800 से 1900 में आया तो 1600 मिलियन, सीधे 900 से 1600 मिलियन। और 1950 तक तो ये दुगना हो गई, जस्ट डबल। ठीक। 1974 में 4000 मिलियन और 1999 में 6000 मिलियन के आसपास हो गई। तो अभी यहाँ पर जैसे देखेंगे कि क्यों हुआ ऐसा। ठीक। तो शुरू शुरू में क्या होता था कि जैसे बड़े संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी क्योंकि वहाँ पर उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने की वजह से लोग बच्चे ज़्यादा जन्म देते थे ताकि उसमें से कोई एक तो बच ही जाए जिससे उनका वंश चल सके। ठीक है, तो सभी लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। ठीक। किसान सभी लोगों की भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से लोग भूखमरी से मर रहे थे। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी, उसकी वजह से मर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। ठीक है, 1804 में विश्व की जनसंख्या करीब करीब 1 अरब थी। ठीक है, लेकिन 150 वर्षों बाद, उसके 150 वर्षों के बाद यही जनसंख्या क्या है, 3 अरब पहुंच गई, मतलब 3 गुना हो गई। ठीक है, और 3 गुना होने का मतलब क्या हुआ, मतलब उसका कारण क्या था कि लोगों की डेथ का होना कम हो गई। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई जनसंख्या बढ़ती घटती है तो उसके भी चरण होते हैं। ठीक है, उसको डेमोग्राफिक जो थ्योरी होती है उसके हिसाब से ऐसा देखा जाता था कि पहले जैसे मान लो कि बर्थ रेट है, फिर एक डेथ रेट है। ठीक। तो शुरू में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, दोनों ज़्यादा होते हैं, ये भी बढ़ रहा होता है, ये भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, दूसरे स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट तो वैसे ही चलता है लेकिन डेथ रेट कम होता है। ठीक है, जब डेथ रेट कम होना शुरू होता है और बर्थ रेट वैसे हो जाता है तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला एरिया। ठीक है, क्योंकि बर्थ तो उसी रेट से बढ़ रही है, लोगों ने अभी रियलाइज ही नहीं किया कि बच्चे अभी मर कम रहे हैं। ठीक है, लोग तो उसी तरह से पैदा करना शुरू कर रहे हैं, चल रहा है। अभी क्या हुआ कि जब तीसरा स्टेज आता है, तीसरे स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट भी कम होना स्टार्ट होती है। तो बर्थ रेट जब कम होना स्टार्ट होती है, डेथ रेट भी कम होना स्टार्ट होती है, तो फिर जनसंख्या एक स्थिर हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से 3 चरणों पे चीजें चलती हैं। तो कुछ देश हैं ऐसे जो इस स्टेज में चल रहे हैं, कुछ हैं जो इस स्टेज में चल रहे हैं, कुछ हैं जो इस स्टेज में आ गए हैं। जैसे मान लो कि अगर यूके वगैरह को देखेंगे तो यूके इस समय स्टेज पे चल रहा है। ठीक है, इंडिया भी इस स्टेज में चल रहा है, सेकेंड वाले स्टेज में। यहाँ पर कुछ है जैसे केन्या जैसे देश जो है अभी भी इसी स्टेज में चल रहा है। ठीक। तो 1999, अब यहाँ पे देखो कि 1959 में जनसंख्या जो है 3 अरब के आसपास पहुंच गई थी। ठीक है, तो प्राय इस क्षेत्र, इस जो एरिया, जो ईयर बताया गया, तो इन 150 सालों को, तो 150 साल हुए हमारे 1800 से लेके और 1960 तक। तो इसमें क्या हुआ कि इस एरिया, इस जो साल का जो पीरियड है इसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट का। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है इसको। ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि 1959 से लेके 1959 से लेके 1959 से लेके 1999 तक, ठीक है, इस 30 वर्षों में क्या है कि जनसंख्या जस्ट डबल हो गई। ठीक है, तो 3 से 6 अरब हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था कि खाद्य आपूर्ति। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो हरित क्रांति वगैरह हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से खाद्य उत्पादन बहुत बढ़ा, औषधियों में भी क्रांति हुई और लोगों का इलाज ठीक से होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मृत्यु दर में काफी कमी आई। और जन्म दर जो है अभी भी ज्यादा थी, तो इसकी वजह से चीजें, मतलब सेकंड स्टेज का दौर यहाँ पे चला, तो इसकी वजह से ग्रोथ बढ़ती रही। ठीक है, जन्मों को साधारणता
ठीक है। अब जैसे मान लो साधारणतः जन्म जितने बर्थ होते हैं उनको जन्म दर से आंका जाता है। तो जन्म दर क्या होती है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, ठीक है। लेकिन मतलब क्या है कि 1000 व्यक्तियों पर कितने लोग जीवित हैं, नए जो जन्म हुए हैं उनकी संख्या को बोला जाता है जन्म दर। मृत्यु दर क्या कहता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, प्रति 1000 में कितने लोग मर रहे हैं उनकी संख्या को बोलते हैं मृत्यु दर, ठीक है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक। और किसी एक क्षेत्र विशेष में लोगों का आने जाने को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक क्षेत्रीय है एक क्षेत्रीय है, तो यहाँ से कोई इधर जा रहा है या यहाँ से कोई इधर जा रहा है, ये दोनों प्रवास है, ठीक। ये दोनों माइग्रेशन है, ठीक। अब इसमें भी एक चीज ये होती है, जैसे एक को बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे 2 M होता है, ठीक है, IMM, ठीक है। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन को लिख सकते हैं आप इन माइग्रेशन, ठीक है। इन माइग्रेशन मतलब इन हो रहा है, कोई अंदर आ रहा है। जैसे ये अगर क्षेत्र हम कंसीडर कर रहे हैं तो कोई अगर किसी और क्षेत्र से यहाँ आ रहा है तो उसको बोलेंगे इन इन माइग्रेशन, ठीक है। ये तो इमिग्रेशन होता है, ये आई वाला इमिग्रेशन होगा, ठीक है। और जब यहाँ से कोई बाहर जा रहा है तो ई वाला माइग्रेशन होता है, इमाइग्रेशन इसको बोलते हैं। इमाइग्रेशन में क्या होता है, एग्जिट, ई का मतलब एग्जिट, वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, आई वाला इन ले रहा है, ठीक है। वो एंट्री ले रहा है और ये बाहर जा रहा है, एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आप्रवास, ठीक। इसको बोलते हैं उत्प्रवास। उत्प्रवास होता है बेसिकली एक क्षेत्र से जब कोई बाहर जा रहा हो, और अप्रवास होता है जब एक क्षेत्र में कोई बाहर से आ रहा हो, ठीक है। अब प्रवास दोनों ही होते हैं, माइग्रेशन। अब जो नेचुरल ग्रोथ रेट होती है, ठीक है, जो प्राकृतिक वृद्धि दर होती है, वो बेसिकली प्राकृतिक कारण से होती है। तो प्राकृतिक कारण क्या हुआ, आना जाना तो प्राकृतिक कारण है नहीं। तो प्राकृतिक कारण क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र, किसी एक देश में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो कि बर्थ रेट हो गया, और जितने बच्चे मर रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं सॉरी, तो वो हो गया डेथ रेट। तो इनका टोटल ये प्लस हो रहे हैं और ये माइनस हो रहे हैं, तो इनकी वजह से जो चेंजेस आएंगे उसको बोलते हैं नेचुरल वृद्धि रेट। जैसे मान लो कि बर्थ हो रहे हैं 10 और मर रहे हैं 5, तो 5 की वृद्धि हो रही है, ठीक। तो ये प्राकृतिक ग्रोथ मानी जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। तो विश्व में जनसंख्या के बढ़ने के मुख्य कारण जो है, मुख्य कारण यही है कि प्राकृतिक वृद्धि दर हो रही है। बर्थ रेट और डेथ रेट से रिलेटेड जो वृद्धि होती है वो प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है, ठीक है। अब ये दोनों हमने बता ही दिए कि अप्रवास क्या होता है और उत्प्रवास क्या होता है, आउट और एग्जिट माइग्रेशन, इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन ये वाला, ठीक। अब क्या है कि प्रवास के जो और कारण है, प्रवास के कारण, ठीक है। तो एक तो पहला क्या है, प्राकृतिक कारण है बर्थ रेट और डेथ रेट का। दूसरा है कि प्रवास, माइग्रेशन की वजह से भी जनसंख्या बढ़ती है घटती है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ से कोई आदमी यहाँ चला गया, तो यहाँ पर तो एक माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाएगी, यहाँ पर जनसंख्या कम हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे देश जैसे हैं, जैसे मान लो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें क्या है, भीतरी प्रवास या अप्रवास के द्वारा संख्या बढ़ी, ठीक है। मतलब वहां पर लोग जो आ गए हैं दूसरे देशों से अप्रवास, उनकी वजह से ऐसा है कि वहां की जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक। और कई ऐसे देश हैं जैसे सूडान है, जहां पर उत्प्रवास, वहां से लोग बाहर चले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर देखो तो ये है सूडान और ये है यूएसए, ठीक। तो जो लोग मान लो सूडान से उधर चले गए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रवास के कारण ऐसा हुआ, और यूएसए में अप्रवास के कारण ऐसा हुआ। यूएसए में इमिग्रेशन के कारण ऐसा हुआ और यहाँ पर इमिग्रेशन के कारण ऐसा हुआ। यहाँ पर ये वाला आएगा और इमिग्रेशन में आई वाला ऊपर वाला इधर आएगा, ठीक है, अप्रवास, ठीक। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की जो सामान्य प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसर, ठीक है, अच्छे आर्थिक अवसर मतलब वहां पर आपको मतलब जो सैलरी है बहुत अच्छी मिल रही है, काम करने का अवसर जल्दी मिल रहा है, प्रमोशंस के अवसर जल्दी मिल जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि आर्थिक अवसरों की खोज में लोग कम विकसित देशों से अधिक विकसित लोगों राष्ट्रों की तरफ चलते हैं, ठीक है। और देश के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं,
उसमें भी लोग क्या करते हैं, रोजगार देखते हैं, शिक्षा के अवसर देखते हैं और हेल्थ कंडीशन देखते हैं। इनकी खोज में लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का परिवर्तन के जो प्रतिरूप है उनको थोड़ा देखते हैं कि पैटर्न कैसे जनसंख्या का चेंजेस में आते हैं, कि जनसंख्या में कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसके हिसाब से कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो यद्यपि पूरे विश्व में कुल जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है, फिर भी कुछ देशों में ऐसा है कि यह वृद्धि अभी अनुभव नहीं की गई, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही ऊंची है। ठीक है, जैसे केन्या ऐसा देश है जहाँ पर वृद्धि दर बहुत ज्यादा है। तो उन देशों में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च है। जैसे मैंने बताया कि केन्या में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च होने की वजह से वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या है कि वहाँ पर एक और चीज हो रही है कि वहाँ पर अगर ये मृत्यु दर में जो और कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पर भी स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। तो जब स्वास्थ्य सुधार हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जनसंख्या दर अभी और अधिक बढ़ गई। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी 10 लोग पैदा हो रहे थे और 10 लोग मर रहे थे, तो यहाँ पर तो कोई जनसंख्या वृद्धि नहीं है। लेकिन अगर यहाँ 50 लोग मरे और 100 लोग पैदा हों तो 50 की वृद्धि हो रही। यही अगर डेथ रेट, यही 100 लोग पैदा होते ही रहे और ये डेथ रेट कम होके 10 आ जाए तो क्या होगा, 90 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी शुरुआत में इनिशियली जब बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होता है, ये दोनों जब हाई होते हैं तो क्या होता है कि जब डेथ रेट कम होगी तो उसमें बर्थ रेट का जो इफेक्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। उसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि और बढ़ जाती है। और एक ये केस दिखाया है कि यूनाइटेड स्टेट यूके में क्या है कि जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, जिसकी वजह से जनसंख्या जो है कम है। ठीक, अभी मैप के द्वारा दिखाया गया कि कौन कौन से विश्व में जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या उच्च और निम्न है, इस तरह से दिखाया गया है। तो वार्षिक प्राकृतिक वृद्धि दर की बात की गई, तो प्राकृतिक वृद्धि दर जो ब्लू वाले एरिया है, ब्लू वाले जो क्षेत्र दिखाए गए हैं, जैसे कांगो इधर दिखा रहा है और यहाँ पर ये अरब कंट्रीज दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ जो बीच के जो सेट सारा क्षेत्र वाले हैं वहाँ पर जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, उनके जो अति उच्च में आती है तो हर वर्ष करीब करीब 3% या उससे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक, और ये जो ऑरेंज कलर में दिखाया गया है इसमें जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक, म्यांमार हो गया और अफगानिस्तान हो गया, और ये अल्जीरिया, लीबिया और ये सब क्षेत्र हो गए, मोरक्को, मैक्सिको, ठीक है, ये हो गया, और ये पेरू, वेनेजुएला। ठीक है, ये क्षेत्र हैं जो ये क्षेत्र में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि अभी 2 से 3 के बीच में वैरी करती है। और जो जहाँ पर आदर्श है, आइडियल कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पर केवल रिप्लेसमेंट चलता है कि 1 से लेके 1.9 तक या 2 पर 2.1 जो है जिसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो उतना जहाँ पर है तो उसको बोलेंगे ये ग्रीन क्षेत्र जहाँ पर दिखाया गया वो वही आदर्श। और जहाँ पर निम्न है जैसे 0.9 से भी कम है, ठीक है, तो वो लो एरिया हो गए, जैसे यूएसए है, कनाडा है, चाइना है, यहाँ पर अभी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई। ठीक है, अब कंपोजिशन देखते हैं कि कंपोजिशन कैसा है पॉपुलेशन का। तो किसी देश में जनसंख्या कितनी भी अधिक है इससे उस देश की आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है बेसिकली। अब जैसे मान लो कि बांग्लादेश में भी पॉपुलेशन है अच्छी खासी, और जापान में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, अति घने बसे हैं, मतलब क्षेत्र के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जापान बहुत विकसित देश है और बांग्लादेश भी विकासशील। ठीक है, वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बांग्लादेश की। तो एक संसाधन के रूप में लोगों की जो भूमिका है उसको समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग किस आयु वर्ग के हैं, कौन से सेक्स से हैं, उनके एजुकेशन लेवल कितना है, उनका हेल्थ कितना है और किस किस क्षेत्र में वो एलिजिबल है, उनकी कैपेबिलिटी स्किल्स कैसी है कि बिजनेस कैसा करेंगे। ठीक है, आय के स्तर पे एक दूसरे से भिन्नता कैसे है कि कौन लोग अच्छा काम कर सकते हैं, कौन नहीं, किस चीज़ के लिए कोई स्किल है या नहीं। ठीक है, तो लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। तो जनसंख्या जो संगठन होता है, जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है, वो ये दिखाता है कि कितने, मतलब कितने सेक्स, जैसे फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, कितने आयु वर्ग के हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि 15 से लेके 59 की एज वर्ग में कितनी परसेंट महिलाएं हैं, कितने परसेंट पुरुष हैं, और कितने परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं, कितने परसेंट हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने परसेंट बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा होता है इसको ही बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है, तो जनसंख्या का जो कंपोजिशन है ये हमारे लिए जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री, कितने सॉरी कितने आय किसी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या जो संगठन है कंपोजिशन ये जानने में हमारी सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां, कितने किस आयु वर्ग के हैं,
कितना पढ़े लिखे हैं, किस व्यवसाय में काम कर रहे हैं, इस तरीके से पता करने के लिए जनसंख्या संगठन एक मदद करता है हमारी। तो ठीक है, अब ये जनसंख्या संगठन का जो अध्ययन करने के लिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, एक विधि है जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, तो जनसंख्या पिरामिड जैसे ये पिरामिड एक बना हुआ है, तो ये कैसे करता है, इसको बोलते हैं जनसंख्या पिरामिड है, जो हमारा क्या करता है, जनसंख्या के संगठन को बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एज वर्ग में है, कौन सा एजुकेटेड है, कौन सा नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीजें हमें बताता है। अब जैसे इस जो पिरामिड है इसके बारे में उसमें बताया गया है कि ये देखो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर वाला है ये मेल है, यहाँ पर दिया हुआ है, और जो रेड कलर वाली है ये स्त्री है। अब ये 0 से 4 ये आई वर्ग है। ठीक है, तो 0 से 4 के आई वर्ग के लोग अगर यहाँ पर देखें तो परसेंटेज वाइज लगभग 9 के बराबर है, इधर परसेंटेज वाइज लगभग 8.3 के आसपास। ठीक है, तो मतलब लड़कियां यहाँ पर कम है और लड़के यहाँ पे ज्यादा है। ठीक, उसके बाद सडनली जब वो 5 से 9 में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यही परसेंटेज कम हो जा रहा है, यहाँ से इतना परसेंटेज कम हो गया, तो करीब करीब 7.5 के आसपास आ गया, तो इतने लोग जो है उनकी डेथ हो गई। ठीक, सेम यहाँ पर क्या है कि 8.3 से यहाँ पर 7 के आसपास आ गए, तो इतने लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। तो ये बताता है कि लोग यहाँ पर मर भी रहे हैं। और ये जो एज वर्ग है, ये जो लाइन खींची गई है ये 15 से नीचे है, जैसे 15 है, 15 से नीचे वाले और 64 से ऊपर वाले ईयर है। तो ये जो एरिया है ऊपर वाला और ये जो एरिया है नीचे वाला, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये वो पॉपुलेशन होती है जो किसी और पर निर्भर होती है। अब जैसे बच्चे हैं, कुछ अर्निंग तो करते नहीं, वो अपने पालन पोषण के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। सेम चीज 64 के बाद ये माना जाता है कि वो अब कार वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट नहीं हो रहे हैं, वो रिटायर हो गए, तो वो भी अभी किसी पे निर्भर है, या तो पेंशन पे निर्भर है या फिर अपने बच्चों पे निर्भर है। इस तरह से वो अपने किसी न किसी पर निर्भर है। ठीक है, स्वयं अपना अर्निंग नहीं कर रहे हैं या अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में जैसे प्रत्येक पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग में उपविभाजित है। ठीक है, तो जनसंख्या का पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। जैसे मान लो कि ये इंडिया का है मैप, तो मतलब इस जो ग्राफ से पिरामिड से हम ये बता सकते हैं कि इंडिया में इस एज की पॉपुलेशन के लोग कितने हैं। ठीक है, और कितना परसेंटेज उनकी डेथ हो रही है पर्टिकुलर एज वाली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जनसंख्या पिरामिड। अब इसमें क्या है कि जन्म के स्तर को दर्शाती है, और ऊपर का 65 के जो ऊपर वाली जो संख्या है वो वृद्ध लोगों को दर्शा रही है, और मृतकों की संख्या को भी दर्शाया है। ठीक है, अब जितना ये ऊपर परसेंटेज इधर कम होता चला जा रहा है, जितना भी ये कम होता जाएगा, मतलब वो है कि डेथ रेट भी बढ़ती जा रही है। ठीक, जनसंख्या पिरामिड क्या करता है, एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। जैसे मैंने बोला कि ये वाला जो एरिया है ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये है वर्किंग पॉपुलेशन, और इसके ऊपर वाला और इसके नीचे ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये है डिपेंडेंट आश्रित जनसंख्या, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट है ये आश्रित आयु जनसंख्या के अंदर। ठीक, और कार्यरत वर्ग क्या है 15 से लेकर 65 तक। ठीक, तो एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। अब जैसे जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं तो क्या होगा कि आधार तो चौड़ा होगा लेकिन ऊपर तीव्रता से सकरा होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये केन्या का है, तो यहाँ पर देखो 10% से ज्यादा यहाँ पर ग्राफ आ रहा है। ठीक है, 10 नहीं 11 के आसपास परसेंटेज में पैदा हो रहे हैं बच्चे 0 से लेके 4 ईयर्स पे। उसके बाद वो सीधे क्या आ रहे हैं 2% डेथ हो जा रही है उनकी 5 से 9 तक, और 14 के बाद क्या हो रहा है वो 7%, मतलब 11% से लेके 7% तक। ठीक है, 11 से लेके 7 तक, मतलब 4% लोग तो मतलब ऐसे ही मर जा रहे हैं जब वो 14-15 साल के हो रहे हैं, मतलब पहले ही उनका डेथ हो जा रही है। इसके बाद फिर तीव्रता से लोगों की डेथ होती जा रही है और ये बहुत ही संकीर्ण होता चला जा रहा है। तो ये संकीर्णता होते ही ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर लोग मर रहे हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो रही है, और यहीं पे चीजें अगर देखी जाए तो आपको ये समझ में आएगा कि औरतों की जो एज वो है आयु वर्ग में उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। ठीक, और थोड़ा दूसरे ग्राफ में क्लियरली पता चलेगा। ऐसा इसलिए कि देखो क्या है कि बच्चे में बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर मृत्यु सैसवा कॉल में हो जा रही है, कुछ बड़े हो पा रहे हैं और इसलिए वहां पर वृद्ध लोग बहुत ही कम है। ठीक है, तो जो मैंने बताया ग्राफ में ऐसा ही है कि बच्चे पैदा तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं लेकिन उनकी डेथ ज्यादा हो रही है। ठीक है, और जिन देशों में क्या होता है मृत्यु दर
विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो, ठीक है। अब बच्चों में मृत्यु दर जिनमें बहुत कम है, जैसे इंडिया का ये पिरामिड यहाँ पे दिखा रहा है कि बच्चों में क्या है कि मृत्यु दर बहुत कम हो रही, तो क्या होगा, यहाँ पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं, तो 7% के 7% से थोड़ा कम, लेकिन इसका ऊपर वाला देखो भाग कितना कितना माइन्यूट सा अंतर है, और यहाँ से कितना माइन्यूट सा अंतर है, तो ये बताता है कि लोगों की पैदा भी कम हो रहे हैं, दूसरा इनके बीच में जो डेथ रेट है वो भी बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल मतलब पॉइंट पे जा रहा है, ये लगभग समान है, मतलब 4 से एज पे जब वो 9 तक पहुंच रहा है तो उसमें बहुत ही कम माइन्यूट सा डेथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें ब्लू जो लाइन है उसको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा बहुत सा माइन्यूट अंतर हो रहा है। तो शिशु से प्रौढ़वा अवस्था तक जाते हुए मतलब शिशु से पैदा होने से लेके 15 साल तक होते होते उनके बीच में जो डेथ्स हैं वो बहुत ही कम हो रही है। जैसे सपोज मान लो कि लगभग 7% में अगर बच्चे हो रहे हैं तो वो 5.8 या 5.9 तक, मतलब इतना परसेंटेज तक रह पा रहे हैं, और ऊपर क्या देख रहे थे 4% का अंतर आ रहा था, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 1.2 के आसपास अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि जनसंख्या जो इंडिया में है वो युवा सापेक्षित है, जितना पैदा हो रही है उतनी जनसंख्या मेंटेन रह रही है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि आने वाले जो समय में जब ये लोग वर्किंग पॉपुलेशन में जाएंगे तो एक मजबूत और बढ़ती श्रम शक्ति के रूप में हम लोग इनको देख सकते हैं, ठीक है, इंडिया में। अब कम जनसंख्या वाले क्या है, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है, तो जनसंख्या कम नहीं, कम जन दर वाले, ठीक है, जहाँ पर बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। अब देखो जैसे इंडिया में क्या है कि 6% से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि 3.5 के आसपास से बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक। और ऊपर अगर हम देखें तो ये बच्चे और ज़्यादा है, ठीक है, पैदा तो हो ही रहे हैं लेकिन उनकी डेथ रेट और ज़्यादा कम है, तो ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, ठीक। तो इसमें घटी मृत्यु दर के कारण, मृत्यु दर बहुत घट गई है, उसके कारण भी लोगों की जो आयु है, एज वर्ग, अधिक ज्यादा एज वर्ग वाले, यहाँ पर देखो कि एज वर्ग अगर देखें तो 55-65 तक भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और यहाँ पर पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट है और यहाँ पर डेथ रेट बहुत ही कम हुई है, इस वजह से ऐसा इफेक्ट आ रहा है, ठीक। तो ये जापान का एक पिरामिड बताया है, और ये इंडिया का पिरामिड है, और ये है केन्या का, ठीक है। तो उसके आधार पर हमें जनसंख्या को समझाया गया। तो क्या है कि कुशल, उत्साही और आशावादी, ठीक है, मतलब एक स्किलफुल और जो उत्साही और होपफुल और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो युवा है, जो किसी राष्ट्र का एक भविष्य होता है, ठीक है, वो जो भारत के, जैसे मान लो हम इंडिया की बात करें तो हम भारत जो वासी हैं वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, ठीक है, एज कंपेयर टू दूसरे कंट्री में। तो हमें उस मानव संसाधन को विकसित करने के लिए, उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको स्किल प्रोग्राम और बेहतरीन तरीके से चलाना चाहिए, और उनको अवसर देना चाहिए ताकि वो पढ़ाई कर सकें और नई चीज़ों को खोज कर सकें और नए संसाधन को क्रिएट कर सकें, ताकि मानव जीवन और सरल हो सके, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है, और ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं, मैंने अपना डिटेल में बताया है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। और एमसीक्यू में देखते हैं कि जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है। तो किसी विशेष क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ये जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है, पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। वितरण क्या कहता है, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोगों को किस प्रकार से लोग वितरित हैं, किस तरह प्रकार से लोग फैले हुए हैं, ठीक है, तो वो जनसंख्या वितरण कहलाता है, ठीक है। 3 प्रमुख कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो एक तो जनसंख्या जन्म और मृत्यु से परिवर्तित होती है, जन्म दर, मृत्यु दर, क्योंकि ये प्राकृतिक है। दूसरा ये है प्रवास से, माइग्रेशन से, ठीक है। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, तो ये 6 अरब के आसपास थी, ठीक है। 1959 में कितनी थी, 1959 में जस्ट आधी थी, 3 अरब के आसपास, ठीक। जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो जनसंख्या पिरामिड क्या है कि आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है, ठीक है। तो वो ये बताता है कि एज, सेक्स और क्या कंपोजिशन है उसका पर, ठीक। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।